Good morning and once again welcome to the Whiteboard Academy. In today's class, we will be discussing some of the geographical questions that are related to our prelims. So without any further ado, let's start today's session. The first question is regarding the insolation or the incoming solar radiation. इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैं अपनी जो रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं उसमें I have been teaching these things in detail, so you can go and check that out. Incoming solar radiation, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है इंसोलेशन. सो हमें फैक्टर्स पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंसोलेशन को. रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ऑफ कोर्सली, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज. यस, दो तरीके से ये अगर लैंड है दो तरीके से रेस पड़ सकती है, एक ऐसे और एक इंक्लिनेशन में. सो यस, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज विल हैव एन इफेक्ट ऑन द इंसोलेशन. द थर्ड इज लेंथ ऑफ द डे. ऑफ कोर्सली द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द डे द मोर इज द इंसोलेशन. द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफियर. यस, इफ देर इज हेज in the atmosphere, then we have the reduced insolation. So there is a indirect correlation, not indirect but inverse correlation between transparency and insolation. जितनी ज़्यादा transparency, sorry, direct correlation, जितनी ज़्यादा transparency उतना ज़्यादा insolation. Configuration of land in terms of its aspect. हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने माउंटेन बनाया, इधर अगर सन है तो यहाँ इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ उतनी पहुँच नहीं पाएगी. सो कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स आस्पेक्ट. सो ऑल ऑफ देम आर द फैक्टर्स ऑफ दैट अफेक्ट इंसोलेशन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ रिगार्डिंग द इक्विनॉक्सेस. जहाँ भी टर्म इक्वी आए, ये बेस वर्ड पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का, इसका मतलब इक्वल. अंडरस्टूड. ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स. ये सही है या नहीं? यस, मैंने अभी बताया इक्वी इक्वल टू इक्वल. सो ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स. इट इज़ इंडीड करेक्ट. हमसे पूछा है, करेक्ट. इक्विनॉक्सेस ऑकर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून एंड दिसंबर एवरी ईयर. भाई मैंने अपने पूरे फुल कोर्स में ज्योग्राफी में बताया है. दिस इज सन, दीज आर द 4 पोजिशंस ऑफ द अर्थ. तो ये राउंड एंड राउंड घूम रहा है बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे और अच्छी ड्राइंग आती है, पर यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए. सो देखिए, ऐसे याद करिए, मार्च इक्वल टू सितंबर. अब एक साल को हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं, है ना. अगर 12 हमारे पास मंथ्स हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर दूँ तो 4 आ जाएगा, है ना. तो यही वो 4 हमारे पास हैं. तो मार्च याद कर दिया, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. सो ये सारी डेट्स 21 से 22 के बीच में ही होती हैं. ये जितनी भी डेट्स होती है, मतलब 21 ऑफ दिसंबर, 21 ऑफ सितंबर, 21 ऑफ मार्च, 22 ऑफ जून, ऐसे ही होती हैं. अंडरस्टूड. सो इसने बोला है इक्विनॉक्सेस ऑकर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून एंड दिसंबर एवरी ईयर. नहीं, सितंबर एंड मार्च में दीज 2 आर इक्वल. और यहाँ क्या होता है, हम ये सब बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो सितंबर इक्वल टू मार्च इक्विनॉक्सेस. जून में हमारे पास होता है समर सोल्स्टाइस, दिसंबर में विंटर सोल्स्टाइस. समर सोल्स्टाइस में वी हैव द लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट बट क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डे और द शॉर्टेस्ट नाइट. एक ही बात है, यहाँ उल्टा हो जाता है. इन विंटर सोल्स्टाइस रिगार्डिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वी हैव द लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे. सो ये सिग्निफिकेंस है हमारे इक्विनॉक्सेस एंड सोल्स्टाइस का. अच्छा, ये जो हमारे पास इक्वेटर है, ऐसे याद आ गया, ये इक्वेटर है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो एक बात बताइए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ट्रॉपिक्स? तो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे मैंने अपने कोर्स में आई हैव बीन टीचिंग ऑल दीज थिंग्स, द पिकुलर थिंग्स इन माई कोर्स, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्मॉल स्मॉल चीज़ है। इट इज़ द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द सन। देखिए, वी हैव द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन with regard to our earth. Why? Because our earth is tilted on a inclined axis. So this is the apparent movement of the sun. मतलब tropic of cancer is the farthermost point where the sun can reach, and when the sun goes in the southern hemisphere, tropic of capricorn is the southernmost point where the sun can reach. इसका मतलब इसी पूरे रीजन में ओनली we will witness zero shadow day. Why? Because the sun will be overhead, at least, not at least, but 2 times of the year हमारे साइड सन ओवरहेड होगा इफ़ वी आर बिटवीन ट्रॉपिक्स, और इसको बोलते हैं ज़ीरो शैडो डे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गलत हो जाती है, द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। चलते हैं आगे। इसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू द मेडिटेरेनियन रीजन। तो बहुत ही फेमस सवाल है मेडिटेरेनियन रीजन का। सबसे पहले तो ये फेमस सवाल है विंटर रेनफॉल, और दूसरा सवाल है प्राइमरी वेजिटेशन हम कट कर देते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं इन द मेडिटेरेनियन रीजन। वाई? बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी वेजिटेशन इन दिस, and it has been called by various local names. So इसी को हमारे यूपीएससी प्री में पूछा जा सकता है, जैसे आई थिंक मैकिया इन इटली, मैक्वी इन फ्रांस। तो ऐसे ऐसे पूछा जाता है, अंडरस्टूड। तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में है ये। तो इसमें और भी लोकल नेम्स है, जैसे माली स्क्रब्स है ऑस्ट्रेलिया में। एक्चुअली मैं आपको जितना बताता हूँ ना, ये मेरे सामने कुछ रखा नहीं है, तो आप एक बार चेक कर लेना, बट है मतलब थोड़ी तो नॉलेज है ही, प्रीलिम निकला है तो। सो हमें यहाँ पूछा है मेडिटेरेनियन रीजन, क्लाइमेट के बारे में मैंने ये सब बता दिया। कोल्ड लोकल विंड्स, तो ऑफकोर्सली बस ऐसे नहीं है मेडिटेरेनियन के बारे में पूछ रहा है, हमको पूरी ही कोल्ड और हॉट याद होनी चाहिए। और सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है? द बेस्ट वे टू रिमेंबर द कोल्ड एंड द हॉट विंड्स इज़ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड दैट आई हैव टॉट यू इन द रेगुलर कोर्सेज ऑफ द ज्योग्राफी। बहुत अच्छा कोर्स है, जाके देख लेना। तो कोल्ड हमारे पास 3 ही होती हैं, देखो। मिस्ट्राल, जो कि रोन नदी से इक्वेट करती है। क्यों है रोन नदी की वैली और इसका मिस्ट्राल का रिलेशन, देख लेना जाके। बोरा बोरा, एंड थर्ड इज ब्लिजर्ड, इसको बुरान भी बोलते हैं शायद से, इन रशिया। तो देख लेना एक बार जाके। और इनके अलावा जितने भी हॉट विंड्स हैं, सॉरी जितने भी विंड्स हैं वो हॉट है। सो कोल्ड लोकल विंड्स पूछी है, तो सिर्फ को मैंने नहीं लिखा, ये और यही लिखा है। सो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें सिरोको होता है, हरमटन है, डॉक्टर विंड्स है, ठीक है, खमसेन है, चिनूक है, फ़ोन है, बहुत सारी है। तो ऐसे याद कर लो। देखो मेंस के लिए तो आपको यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, बट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस ओनली कोल्ड याद कर लोगे और हॉट बस एक बार नज़र से देख लोगे, योर पर्पस विल बी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी। ओके, वी हैव गिवन पीक्स एंड देयर लोकेशंस, वी हैव टू मैच देम। नो, वी डोंट हैव टू मैच देम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? कौन सी करेक्टली मैच्ड है? देखिए महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट, सबको पता है कि हाँ जी सबसे बड़ी पीक है महेंद्रगिरी ऑफ ईस्टर्न घाट्स। धूपगढ़, महादेव हिल्स, हाँ जी। अगर मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो मैं सतपुरा रेंज की सबसे हाईएस्ट है, और ठीक है उसी के नीचे सतपुरा है, तो सी के नीचे ग्वालीगढ़, महादेव एंड मैकाल है। तो ये महादेव की सबसे बड़ी पीक है, हम मान लेते हैं। अनाईमुड़ी, देखिए अनाईमुड़ी है कार्डमम हिल्स की, और डोडा बेटा है नीलगिरी हिल्स की, तो ये दोनों इंटरचेंज कर दी गई हैं। सो करेक्टली मैच कौन कौन सी है? 1 and 4। सो दिस इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकल स्टॉर्म्स के बारे में पूछ लिया गया है, और ये है रिलेशन हमारे मॉनसून टॉपिक से।
I have elaborately covered the monsoon topic with diagrams in our regular course of geography. So देख लेना जाके. इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स ऑफ बंगाल एंड असम. भाई बंगाल और असम में मेरे को दो नाम पता है, एक तो दे दिया बारदोली चीरा और एक मुझे पता है नॉर्थ वेस्टर्स. तो इन दोनों में सही नाम होगा, तो बारदोली चीरा दे दिया है, तो नॉर्थ वेस्टर्स इज द आंसर. ब्लॉसम शावर एंड मैंगो शावर आर द प्री मॉनसूनल शावर्स इन केरला एंड कर्नाटका. लू आपको पता है हाइपर एरिड ड्राई विंड दैट फ्लोज और ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर. सो ये था हमारा पूरा डायसेक्शन इस क्वेश्चन का. अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अर्थक्वेक विद रेफरेंस टू द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यही पूरा चीज़ है. इसके अलग अर्थक्वेक में एक और चीज़ है, द वेव्स पार्ट. सो दो होती हैं, पी एंड एस वेव, और एक होता है हमारे पास मेजरमेंट पार्ट. उसमें होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मेजर करते हैं हमारे पास मर्कली स्केल. वन टू 12 होती है. इट विल गिव अस द डिस्ट्रक्शन caused in the local environment. Magnitude scale, what is the magnitude of the waves of earthquake? So it is measured by Richter scale and it is logarithmic scale. इसका मतलब बेस इसका 10 रहेगा. अंडरस्टूड. सो अगर एक से बढ़ जाता है हमारे पास मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब इट इज़ 32 टाइम्स मोर डिवास्टेटिंग देन द प्रीवियस अर्थक्वेक. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड 6 है, 6 से 7 गया तो एक 32 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है. देख लेना 32 नंबर ही है, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही है. द रिक्टर स्केल इज़ अ मैग्नीट्यूड स्केल कैलकुलेटेड बाय अ लॉगरिथमिक ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स. बिल्कुल सही है. द मर्कली स्केल इज़ एन इंटेंसिटी स्केल यूज टू क्वान्टिफाई द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन ह्यूमन लाइफ. बिल्कुल सही है. डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द इकोसिस्टम एंड द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. और आपको एमसीक्यू प्रीलिम्स में क्या बोलेगा, ये दोनों इंटरचेंज करके दे देगा, तो आप ध्यान रखना. अभी के लिए तो दोनों सही है. 8th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द समर सीजन. वाह, मानसून में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आजकल. इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो सीधा मानसून पे पूछा गया और समर सीजन पूछा गया. ITCZ, व्हाट इज ITCZ? इट इज़ द एरिया वेयर both the hemispherical winds will converge. और ये कौन सी winds हैं? The trade winds और tropical easterlies. एक ही नाम है, trade winds और tropical easterlies. So ITCZ is the area where we have the convergence of the trade winds of north and south hemisphere. This is the definition of ITCZ. previous year question है ये. ITCZ shifts to 20 to 25 डिग्री नॉर्थ. यस, मेरे को बस इतना याद था ये कि नॉर्थ प्लेन्स में शिफ्ट हो जाती है, तो ऑफकोर्सली ये सही है. विड्रॉल ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. भाई वी हैव स्टडीड इन मानसून that during the arrival of monsoon or the late summer season, the ITCZ, these are Himalayas, this is our Tibetan plateau. So the STWJ, the subtropical westerly jet stream, this will shift towards north. तो ये ऊपर से बहने लग जाती है. Due to the high pressure over the Tibetan plateau, this will be turned towards Indian subcontinent and it will flow as the easterly jet stream. तो ये क्या बोल रहा है? Withdrawal of easterly jet stream और onset of easterly jet stream. ये क्या दिख रहा है हमको? सो ये गलत हो जाता है. It is the onset of easterly jet stream and it is the withdrawal of westerly jet stream. तो अगर ये आपको पूरा कंसेप्ट याद है तो बहुत आसान है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओनली वन इज़ द करेक्ट. चलते हैं अगले पे. रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सवाल पूछा गया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ मानसून. अरे वापस मानसून. रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज ऑफन कॉज्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच. हाँ जी, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. इस पर ड्राइंग भी सही से नहीं बनती ना.
हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, द अरेबियन सी और द वेस्टर्न घाट्स ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। मैंने बताया था बे ऑफ बंगाल विल पास पैरेलली फ्रॉम द तमिलनाडु एंड हेंस इन द monsoonal season we have no rainfall और rainfall deficit in तमिलनाडु regions। तो कहाँ कहाँ rainfall deficit होता है? On the leeward side of the mountains, in the on the vicinity of Aravalli and in the Tamil Nadu। So ये जो Bay of Bengal branch है it will be subverted to the Great Northern Plains by the Arakan Valley और Arakan Mountains। तो यहाँ अराकन योमा, पैगू योमा, ये सब माउंटेन्स है इधर, ठीक है, म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे। एंड दिस अरेबियन सी ब्रांच विल गिव हैवी शॉवर्स, ओरोग्राफिक रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट्स एंड मोर प्रिसाइजली द रेनफॉल साइड और द वेस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देन दे विल पास पैरेलली फ्रॉम द अरावलीज। सो यहाँ भी हमारे पास मरुस्थल बन जाते हैं। एंड देन बाय द हिमालयाज दे विल बी सबवर्टेड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन। तो यही बोल रहा है ये, रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज ऑफन कॉज्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। हाँ जी, ये देखिए ना, ये हिमालयाज भी है इधर। अराकन वैली हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डायरेक्टिंग द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो हमें ये क्या बोल सकता था ट्रिक करने के लिए कि वेस्टर्न घाट ब्रांच डाइवर्ट करती है अराकन वैली, पर हमने तो देखा है बे ऑफ बंगाल, तो ये यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। एंड द आंसर इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलीफ फीचर्स एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो करेवाज ऑफ कश्मीर बहुत ही फेमस है ज़ाफ़रान के लिए। क्या है ज़ाफ़रान? द लोकल वैरायटी ऑफ, क्या थी लोकल वैरायटी ऑफ? केसर। देख लेना एक बार, ज़ाफ़रान है मुझे याद है, केसर है क्या है? केसर ही है शायद से। बरखांस, बरखांस हमें पता है क्रिसेंटिक सैंड ड्यून्स। और भाई सैंड ड्यून्स किधर होते हैं? इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और बूग्याल्स, बूग्याल्स आर summer grasslands, so these are kind of mountain grasslands। अगर इसका एग्जांपल दूँ तो क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स इन द उत्तराखंड। सो भूग्याल्स का है ग्रेट हिमालयन रेंज में। तो ये दोनों तो इधर उधर कर दिए, तो आंसर इज ओनली 1। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक, वापस अर्थक्वेक आ चुका है। Deep focus earthquakes are highly destructive because of high wave amplitude at the surface। जल्दी से बता देता हूँ, वैसे मैंने बता रखा है। एपिक चीज़ें कहाँ होती है? भाई एपिक चीज़ें होती हैं ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। वाई? बिकॉज वहाँ होते हैं एवेंजर्स। याद हो गया? तो एपिक चीज़ें कहाँ होती है? जहाँ एवेंजर्स है। एवेंजर्स कहाँ है? धरती के ऊपर। इसी के नीचे द सोर्स ऑफ द सिस्मिक वेव्स इज द फोकस और हाइपोसेंटर। याद हो गया? क्या बोल रहा है? डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। भाई इफ अ अर्थक्वेक हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ, द पी वेव्स, एस वेव्स एंड द बॉडी वेव्स that are traveling to the surface of the earth, they will eventually get attenuated। मतलब their intensity will be lowered because of the longer distance। तो ये क्या बोल रहा है? डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव? नो, दे आर लीस्ट डिस्ट्रक्टिव। द शैलो अर्थक्वेक्स, शैलो अर्थक्वेक्स तो डिस्ट्रक्टिव होते ही है, बट इसी के साथ हैविंग हाई मैग्नीट्यूड, दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। द सर्कम पैसिफिक बेल्ट अकाउंट्स फॉर 65%। हाँ जी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पता है हमें, और उसके वो अकाउंट करती है 65% ऑफ टोटल अर्थक्वेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ओनली 2। सो ये थी आज की क्लास। होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़। आपके प्रीलिम्स में हेल्प हो रही होगी। आप प्रीलिम्स अच्छे से प्रिपेयर करिए और आपका प्रीलिम्स निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। Till then, if you are liking this series, please like the video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।